दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की। जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है रानीपुर। बात कर रहा हूं मैं 5 जुलाई 2026 की सुबह सुबह। इसी रानीपुर बाईपास पे कुछ लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उन्हें सड़क किनारे झाड़ियों से काफ़ी तेज दुर्गंध महसूस होती है। रुक करके सड़क किनारे जब देखते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में एक बहुत बड़े काले रंग की पॉलीथीन पड़ी हुई थी और दुर्गंध उसी में से आ रही थी। पास जाकर के जब देखते हैं, देखते ही कुछ संदिग्ध लगता है, उसे हाथ नहीं लगाते हैं, तुरंत इस बात की जानकारी मड़ियाहू थाने में देते हैं। पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जब उस पॉलीथीन को ओपन करती है तो अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है, क्योंकि उस पॉलीथीन के अंदर एक महिला की डेड बॉडी के कुछ हिस्से पड़े हुए थे, यानी कि हाथ पैर पड़े हुए थे, धड़ पड़े हुए थे, लेकिन सर मौजूद नहीं था। सवाल ये था कि आखिरकार डेड बॉडी के इतने सारे हिस्से करके यहाँ पे किसने ला करके फेंका था। सर मौजूद नहीं था, पहचान करनी मुश्किल थी, इसीलिए पुलिस अब डेड बॉडी के बाकी हिस्सों को ढूंढना शुरू कर देती है। वहाँ से ढूंढते हुए लगभग जैसे ही 2 किलोमीटर आगे जाती है तो आखिरकार जो रामनगर पुलिया है, रामनगर के पुलिया के बगल में भी सेम कैसे ही काले रंग की पॉलीथीन पुलिस को बरामद होती है। जब उस पॉलीथीन को भी ओपन करती है तो उस डेड बॉडी के बाकी हिस्से पुलिस को उसमें बरामद हो जाती है, लेकिन दोनों पॉलीथीन मिलने के बावजूद भी पुलिस को उस महिला का सर नहीं मिलता और ना ही उसका पैर मिल पाता है, जिस वजह से केस जैसे के तैसे बना रह जाता है। पुलिस को डेड बॉडी के हिस्से बरामद तो हो जाती है, लेकिन पुलिस पता ही नहीं लगा पाती है कि आखिरकार ये मरने वाली महिला कौन है और इसकी हत्या किसने किया है। मामला काफ़ी संदिग्ध था। लोगों को जैसे जैसे मालूम चलता है, ये खबर पूरे एरिया में जंगल की आग की तरफ फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, माहौल बिगड़ने लगता है। इसीलिए पुलिस अब जल्द से जल्द सच्चाई पता लगाने के लिए एरिया का घेराबंदी कर देती है। जो डेड बॉडी के हिस्से बरामद हुई थी उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सच्चाई पता लगाने के लिए खुद तो अपने काम पर लगी जाती है, साथ ही साथ खबरों को भी काम पर लगा देती है। और जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, आखिरकार अगले दिन ही नहीं, उसी दिन ही यानी कि 5 जुलाई 2026 को ही रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति पुलिस वालों को कॉल करता है और कहता है कि साहब, जिस तरह की पॉलीथीन आप लोगों को बरामद हुई थी, जिस पॉलीथीन में डेड बॉडी के हिस्से मिला था, सेम वैसा ही पॉलीथीन एक व्यक्ति बाइक पर लेकर के सड़क से होकर के जा रहा है। पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास खबरी जब पुलिस को सूचना देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर जाती है, उस व्यक्ति का पीछा करने लगती है। लेकिन वो व्यक्ति जब अपने पीछे पुलिस वालों को देखता है, बाइक से जा रहा था, उस पॉलीथीन को लेकर के पुलिस से बचने के लिए अपने पास से एक तमंचा निकालता है, पुलिस के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में जब उसके ऊपर गोली चलाती है तो एक गोली उसके पैर में जाकर के लग जाती है, जिस वजह से व्यक्ति वहीं पे गिर जाता है। पुलिस जाकर जब उसे पकड़ती है और जो बाइक में अपने साथ पॉलीथीन लेकर के जा रहा था, पुलिस जब उस पॉलीथीन को ओपन करती है तो आखिरकार उस पॉलीथीन के अंदर उस महिला की डेड बॉडी के बाकी हिस्से भी बरामद हो जाती है, जिस वजह से पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि बाकी की 2 जगहों पर जो 2 पॉलीथीन में डेड बॉडी के हिस्से बरामद हुई है, उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि यही व्यक्ति है। चूँकि उसके पैर में गोली लगी हुई थी, पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है, उपचार करवाती है। जैसे ही ट्रीटमेंट हो जाता है उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती है तो व्यक्ति अपना नाम हेमल खखरिया बताता है, जिसकी उम्र है करीब 42 साल के आसपास, जो इसी मड़ियाहू के टीचर्स कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर के रहता है और एसी टेक्नीशियन का काम करता है, जो मूल रूप से गुजरात प्रदेश के भावनगर जिले का रहने वाला है। जब अपना परिचय दे देता है, पुलिस अब हेमल से सवाल करती है कि जिस महिला की डेड बॉडी तुम जहाँ तहाँ ठिकाने लगा रहे हो, वो महिला कौन है, सारी बातें हमें सच सच बताओ। तो हेमल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, उस महिला का नाम है सना खान, उम्र है करीब 38 साल के आसपास, जो कि मूल रूप से बनारस के राजा तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत केवलीपुर गाँव की रहने वाली है, शादीशुदा है। उसके पति का नाम है रहीम खान, उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां। बड़े बेटे की उम्र है करीब 20 साल, दूसरी बेटी है 19 साल और सबसे छोटी बेटी की उम्र है 14 साल के आसपास। जब सना की डिटेल्स बता देता है, उसके बाद सब पुलिस इस बात की जानकारी जब सना के पति रहीम खान को खबर करती है, रहीम खान तुरंत ही अपने तीनों बच्चों को लेकर के जौनपुर के लिए रवाना होता है। जो पुलिस इस डेड बॉडी को अलग अलग हिस्से बरामद की थी, पुलिस जब उन तमाम हिस्सों को रहीम खान और उसके तमाम बच्चों को जब दिखाती है तो बच्चे देख करके फूट फूट करके रोने लगते हैं। उन्हें जरा सी भी यकीन नहीं होता है कि सना खान की इतनी बेरहमी तरीके से हत्या की गई है। सवाल ये भी था कि आखिरकार जो हत्यारा हेमल खखरिया था कौन और उसने सना की हत्या किस वजह से किया था। पुलिस जब हेमल से सना की हत्या करने की वजह पूछताछ करती है और हेमल जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है।
दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 महीने पहले, जो राजा तालाब के केवलीपुर गांव की रहने वाली है सना खातून। अपने पति और 3 बच्चों के साथ केवलीपुर गांव में रह तो रही थी, लेकिन उसके पति के पास कोई नौकरी नहीं थी। घर में 3 बच्चे थे, माली हालत काफ़ी ख़राब थी, आमदनी कोई नहीं थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी, इसीलिए एक नौकरी की तलाश कर रही थी। घटना से ठीक लगभग 2 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए हेमल खखरिया के सना खान से सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातें एक दूसरे के पसंद आ जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि सना और हेमल के बीच में दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है, सना को जब ये मालूम चलता है कि हेमल जौनपुर में रह करके एसी टेक्नीशियन का काम करता है, वो भी एक नौकरी के बारे में जब पूछती है, तो हेमल तुरंत ही उसे जवाब देते हुए कहता है, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन नौकरी के लिए तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। घर की माली हालत काफ़ी ख़राब थी। सना कैसे भी करके अपने बच्चों और पति की परिवार की संभालना चाहती थी, इसीलिए नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक लगभग 2 महीने पहले एक नौकरी की तलाश में जौनपुर में जब आती है, तो आखिरकार हेमल एक प्राइवेट कंपनी में बात करके उसे 18,000 की तनख्वाह पर नौकरी भी दिलवा देता है। लेकिन जब सना की नौकरी मिल जाती है, उसका बाद से सना किराए का कमरा लेकर के अकेले नहीं रहती है, बल्कि जिस किराए के कमरे में हेमल खखरिया रह रहा था, उसी के साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है, क्योंकि तब तक सना और हेमल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुकी थी। बिना शादी के एक साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। समय भी बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। इधर सना जो भी पैसा कमाती है, उनमें से कुछ पैसा अपने परिवार वालों को भी भेज देती है। बीच बीच में जब भी समय मिलता है, बनारस में जाकर के अपने पति और बच्चों से मुलाकात भी कर लेती है। वापस आने के बाद जो नौकरी करती है, फिर से अपने प्रेमी के साथ ही रिलेशनशिप में रहने लगती है। लेकिन जब 2 महीने का समय गुजरता है, 2 महीने के बाद हेमल को यह शक हो जाता है कि शायद सना का सिर्फ उसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि उसका किसी और लोगों के साथ में भी अफेयर चल रहा होगा। हालांकि ये सिर्फ हेमल के दिमाग में शक पैदा होता है, उसके पास कोई सबूत नहीं था कि सना का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इस बारे में एक दिन जब सना से पूछता भी है, सना सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा तुम्हारे अलावा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, और तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर के शक पैदा हो चुका है। जितना जल्द हो सके इस शक की बीमारी को अपने दिमाग से निकाल दो, वरना हम दोनों के लिए ही आगे चल करके मुसीबत बन जाएगी। सना साफ साफ लफ्जों में हेमल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हेमल के दिमाग में जो शक की बीमारी पैदा हो चुका था सना को लेकर के, वो दूर ही नहीं होता है। हद तो तब हो जाती है जब 4 जुलाई 2026 को सना के साथ साथ हेमल अपने अपने काम से घर पे पहुंचते हैं। रात्रि के वक्त हेमल सना से कहता है कि तुम अपना मोबाइल का स्क्रीन लॉक खोल करके दो, मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप चेक करना है कि वाकई में तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है या फिर नहीं। सना जब उसे जब अपना मोबाइल देने से इनकार करती है, तो आखिरकार इसी बात को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाती है, और बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार हेमल गुस्से में आकर के सना की कमरे के अंदर ही हत्या कर देता है। सना की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से हेमल भी अब सोच में पड़ जाता है कि उसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। कुछ देर तक सना की डेड बॉडी के बगल में ही बैठ करके सोचते रहता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। सबसे पहले मार्केट में जाता है, जा करके एक तेज़ धार गड़ासा खरीद करके लाता है, साथ ही साथ कुछ काले रंग की बड़ी बड़ी पॉलीथीन खरीद करके लाता है, और जो गड़ासा लेकर के आता है, कमरे पर जब पहुँचता है तो उसी गड़ासे से सना की डेड बॉडी को कई अलग हिस्सों में कर देता है। इसमें से सना के धड़ और उसके हाथ को 2 अलग अलग पॉलीथीन में पैक करता है। सबसे पहले एक पॉलीथीन को लेकर के जब रात्रि के वक्त निकलता है, तो सीधे वो रानीपुर बाईपास के पास जाता है और बाईपास के सड़क किनारे उस पॉलीथीन को फेंक देता है। फिर से वापस आता है, दूसरी पॉलीथीन को उठाता है और उठा करके ठीक वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेकर के निकलता है रामनगर पुलिया के पास, और रामनगर पुलिया के पास भी फेंक देता है। बाकी के जो डेड बॉडी के हिस्से था, उसे पॉलीथीन में पैक करके अपने घर में रखा था। वापस आने के बाद ये सोचने लगता है कि इतनी रात को अगर मैं फिर से दोबारा जाता हूँ, शायद कहीं पुलिस पकड़ लेगी। इसीलिए अगले दिन उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की, या फिर बाद में सही तरीके से समय देख करके ठिकाने लगाने की सोच करके घर में आकर के सो जाता है। लेकिन अगले दिन 5 जुलाई 2026 को जब इसी रानीपुर इलाके के कुछ लोग बाईपास पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, और सड़क किनारे जो पॉलीथीन पड़ी हुई थी डेड बॉडी के हिस्से उसमें जो थे, उसमें से दुर्गंध जब आती है, लोगों को महसूस होता है। नज़दीक जब जाकर के उस काले रंग की पॉलीथीन को देखते हैं, देख करके इस बात की जानकारी मड़ियाहू थाने में दे देते हैं, और पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँच करके उस डेड बॉडी के हिस्से को बरामद करती है। ढूंढते हुए लगभग 2 किलोमीटर दूर जब रामनगर पुलिया के पास जाती है, वहाँ से भी पॉलीथीन को बरामद कर लेती है। दोनों पॉलीथीन के अंदर से डेड बॉडी के हिस्से जब पुलिस को बरामद हो जाती है, इस बात की जानकारी हेमल खखरिया को मालूम चल जाता है। अब उसे डर सताने लगता है कि शायद पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करेगी, आज नहीं तो कल ढूंढते हुए उसके पास पहुंची जाएगी। इससे पहले कि पुलिस मुझ तक पहुंचे, मैं तुरंत ही इस डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दूं। रात्रि होने का इंतजार करता है, और आखिरकार 5 जुलाई 2026 को ही रात्रि के 9 बजे के आसपास जब डेड बॉडी के बाकी हिस्से को
बाइक पर लेकर के वहाँ से रवाना होता है ठिकाने लगाने के लिए। और जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता है, पुलिस इस केस को इतनी काफ़ी सीरियस तरीके से ले चुकी थी कि पूरे इलाके की घेराबंदी तो कर ही चुकी थी, अपने खबरियों को भी काम पर लगा दी थी। खबरी जैसे ही हेमल को बाइक पे उस काले रंग की पॉलीथीन को ले जाते हुए देखता है तो उस पॉलीथीन को देख करके लगता है कि पुलिस को जो डेड बॉडी के हिस्से बरामद हुई थी वो पॉलीथीन भी सेम कुछ ऐसे ही था। शक के आधार पे वो खबरी इस बात की जानकारी पुलिस को देता है और पुलिस जब लोकेशन पे पहुंच करके हेमल को पीछा करना शुरू करती है, हेमल एकदम से डर जाता है और पुलिस से बचने के लिए जो उसके पास तमंचा था उस तमंचे से पुलिस के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन जब पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर गोली चलाती है तो आखिरकार एक गोली जाकर के हेमल के पैर में लग जाती है। वाकई में हेमल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस सबसे पहले हेमल को अपने साथ लेकर के उसके किराए के कमरे पे जाती है और जिस गड़ासा से उसने सना की डेड बॉडी के कई अलग हिस्से किया था सबूत के तौर पे पुलिस उस गड़ासे को बरामद करती है। हालांकि पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो साथ ही साथ इस बात की जानकारी गुजरात के भावनगर जिले में हेमल के परिजनों को भी देती है, क्योंकि हेमल ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी पत्नी और बच्चे वहीं पर रह रहे थे। उन्हें भी जब ये मालूम चलता है कि हेमल ने न सिर्फ एक महिला की हत्या किया है बल्कि उस महिला की हत्या किया है जिस महिला के साथ वो रिलेशनशिप में रह रहा था, और हत्या भी बड़ी बेरहमी तरीके से करने के बाद से डेड बॉडी को कई अलग हिस्सों में कर दिया है, तो ये सुन करके खुद हेमल के परिवार वाले भी एकदम से डर जाते हैं। हालांकि बावजूद इसके गुजरात से चल करके हेमल के परिजन उससे मुलाकात करने के लिए आते तो हैं और जब हेमल से बातचीत करते हैं तो हेमल भी अपनी सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं सना को लेकर के एकदम से परेशान हो चुका था। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सना मेरे साथ चीट कर रही है और वो किसी और के साथ अपना समय गुजार रही है, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दिया। बहरहाल पुलिस के पास जब हेमल के खिलाफ तमाम तरह के सबूत मिल जाते हैं उसके बाद से पुलिस हेमल को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में उसे पेश करके जेल भेज तो देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करते हुए सारी बात सना के पति रहीम खान को बताती है तो रहीम खान इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि जितने षड्यंत्र तरीके से, इतने बेरहमी तरीके से उसकी पत्नी की हत्या की गई है, ये हत्यारा सिर्फ हेमल नहीं होगा। दरअसल रहीम खान पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालते हुए कहता है कि साहब आप लोग इस केस की सही तरीके से जांच पड़ताल कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरे वारदात में सिर्फ हेमल ही शामिल नहीं होगा बल्कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। बहरहाल पुलिस रहीम खान के ही तहरीर पे जो हेमल के नाम पे हत्या का मुकदमा दर्ज की थी, गिरफ्तार करके उसे जेल तो भेज चुकी थी, लेकिन पुलिस अभी भी इस केस की जाँच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस को भी शक है कि वाकई में हो सकता है कि जो सना के हेमल खखरिया ने हत्या किया है, इतना बड़ा वारदात वो अकेले नहीं अंजाम दे सकता है। देखने वाली बात यह है कि आगे चल कर के इस पूरे केस में और जांच पड़ताल में कौन कौन से खुलासे होने वाले हैं। साथ ही साथ रहीम खान पुलिस वालों से कहता है कि साहब हेमल मेरी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, नौकरी देने के बहाने यहाँ पर बुलाया था, 20,000 की तनख्वाह पे नौकरी दिलाने की बात किया था, लेकिन जब से वो नौकरी कर रही थी तब से एक बार सिर्फ 6,000 रुपया और मात्र 4,000 रुपया दी थी, बाकी का सारा पैसा खुद हेमल ही अपने पास रख रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि हेमल ने बड़ी सतिराना तरीके से दिमाग लगाकर साजिश के तहत मेरी पत्नी की हत्या किया होगा। जो मेरी पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसी शक के आधार पर उसने मेरी पत्नी की हत्या किया है, ये सच नहीं है, सच कुछ और होगा। आप लोग फिर से जाकर के हेमल से पूछताछ कीजिए। पुलिस भी रहीम खान को आश्वासन देते हुए कहती है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस केस की जाँच पड़ताल कर रहे हैं और जो भी सच्चाई होगी सब के सब सामने आएगी, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। फिलहाल पुलिस अभी भी इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे चल कर के इस केस में और कौन कौन से नए खुलासे होने वाले हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचानी है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और ख़ास करके अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। बाकी अगर आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं इस पूरी घटना को सुनने के बाद तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के अंत में आपका नाम लो तो आप अपने नाम के साथ पूरी एड्रेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।